अस्त्राखान भी अजीब जगह है। वहाँ ज़्यादातर लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। मेरी बहन एक बार ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी कि उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई लंबे चोगे वाला आदमी आसपास आया हो। अब हालांकि उसकी शादी हो गई है और वो मुझसे कुछ साल बड़ी ही थी। एक ऐसी राजदार की मैं सोचता हूँ उसे मेरी हर बात पता है और मैं उसकी हर बात जानता हूँ। वो अब भी वहीं अस्त्राखान में रहती है। नहीं, मध्य एशिया में उसका पति कहीं काम करता है। बहुत दिनों से मुझे उसकी खबर नहीं मिली। लेकिन आप तो मुझे कुछ बताने वाले थे। हाँ, उसने जैसे कुछ याद करते हुए कहा। वही तो बता रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने सहसा एक दिन मुझे ये बताया कि वह परलौकिक लोगों के संपर्क में है। सामान्य रूप से जैसा इस अवसर पर कहते हैं वही मैंने भी कहा। तुम अपना इलाज करवा लो, किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाओ ताकि तुम्हारा इलाज हो सके, वरना तुम पागल हो जाओगे। पर वह इतना दृढ़ था कि उसने मुझे आश्वस्त किया कि एक दिन मुझे सत्य का परिचय कराकर ही रहेगा। तो क्या आपको? वही तो कह रहा हूँ। एक सुबह उसने मुझे उठाया और अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर कुछ भी कहने से वर्जित करते हुए खिड़की की ओर इशारा किया। बस वही क्षण था कि उसके हाथ की गर्मी जैसे मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। पर यह जादू सा था, और जादू सा भी तो हो सकता था। क्या महसूस हुआ आपको? पूछा गया तो उसने कहा, मुझे लगा उसके हाथों में बहुत गर्मी है। कुछ ही पल बाद मुझे खिड़की के पर्दे पर कोई आकृति उभरती हुई दिखाई दी। एक अजीब सा साया, एक आकृति उखड़ती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मैं तो चौंक ही गया, क्योंकि आकृति दिखना वो भी अचानक पर्दे पर। तमाम वृत्तांतों में जो भी अपने अखबारों में पढ़े होंगे यही कुछ कहा जाता है। इसमें कुछ नया नहीं है। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था उस आदमी की बात सुनकर कि ये सब गपशप छोड़ रहा है और लफासी दे रहा है। बहरहाल इसमें तो कुछ शक नहीं था कि मुझे वो आकृति दिखाई दी। उसने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि मुझे खिड़की के पर्दे पर आकृति उभरती हुई दिखाई दी, और फिर शायद आप ठीक ही कहते हो, लेकिन मेरा अनुभव उसकी आंखों में विचित्र सी चमक आ गई। मेरा ख्याल है जब भी हम अपनी बातों को पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है। प्रमाणों का सहारा? आपका मतलब? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने उनसे पूछा। जिस बात को आप कह रहे हैं मैं उसे वैज्ञानिक गल्पों पर आधारित फिल्मों में देख चुका हूँ। वो हंसा मेरी और उसने बेचैनी से देखा। देखिए, अब अगर मैं कहूँ कि रात में ही मुझे दूसरे लोग से संकेत मिला है मेरे रहस्यों को जानने की, यदि किसी में पात्रता है तो वह उस भारतीय में है। और उस भारतीय कहते हुए उसने मेरा नाम जोड़ा। एक ऐसी स्थिति कि मैं उसमें फंस गया था। हम लोग वहां से उठे और नदी तट पर उसके उद्गम की ओर चलने लगे। सिम्फेरोपोल एक बेहद खूबसूरत जगह है। नदी किनारे घरों की सुंदरता देखने लायक चीज थी। कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कहीं सुंदर महिलाएं अपनी सखियों से बतिया रही थी, और कहीं कहीं श्वेत पंछियों के झुंड आसमान में, नीले सघन नीले आसमान में घूम रहे थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरा संपर्क दूसरे लोग के लोगों से हो गया तो उन्होंने मुझे अपना काम करने से बरजा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा घर नहीं बनाना चाहिए जिसमें निरोग जीवन हो। कितने लोग मिले आपको, और उनका क्या अधिकार है कि वे आपको अपना काम करने से रोकें? उसने फाइल में से एक लंबा कागज निकाला जिसमें एक विशाल भवन का नक्शा था। वहां अनेक गुंबदों के बीच एक बड़े गुंबद का चित्र था। मैंने इस मॉडल के रूप में भी बनाया है, पर मॉडल के बीचों बीच पिरामिड नुमा एक तिकोनाकार गुंबद उस लोक के लोग उठा ले गए हैं। वे लोग सुंदर आकाश के शून्य में से आते हैं। उनका कहना है कि हाड़ मांस आकृतियों में बने मनुष्यों को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो क्या उनके लोक में कष्ट नहीं है? मैंने उससे सवालिया पूछा तो उसने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। एक बार मैंने उनमें से एक आकृति से प्रार्थना की कि वह मुझे अपने लोक का दर्शन करा डाले। उसने कहा, यह संभव नहीं है। तुम्हारा लोक अलग है और हमारा लोक अलग, तो फिर हम तुम्हें कैसे अपने लोक की सैर करवा सकते हैं? ये नामुमकिन है, और हम ऐसा करा भी नहीं सकते। ये नियमों के खिलाफ है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। फिर मैं भी जिद करता रहा और मैं अपनी बात पर अड़ गया कि मुझे तो आपके लोक का दर्शन करना है, मतलब करना ही है, और आपको मुझे अपने लोक का दर्शन कराना ही होगा। अगर आप मुझसे संबंध मेंटेन करना चाहते हैं, मुझसे आप दोस्ती रखना चाहते हैं, या जो भी रिश्ता है, तो मुझे आपको वह चीज दिखाना ही होगी। आपको मुझे अपने लोक में लेकर जाना ही होगा। वह समझिए एक ऐसी आकृति थी जो झिल्ली के पतले पर्दे से ढकी थी। अंत वह मेरी बात मान गया। बोला, रात में सपने में तुम हमारी बस्ती देखना, उसके बाद जरूरी हुआ तो तुम्हें अपने लोक में लेकर भी जाएंगे। अब मैंने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैं और आश्चर्यचकित हो गया। मैं हैरान हो गया कि ये बंदा हकीकत बयान कर रहा है या इसके सपनों की बातें हमें बता रहा है या कोई गप छोड़ रहा है।
या कोई बत्तीबाजी कर रहा है, क्योंकि ऐसी बातें मैंने आज तक अपने जीवन में ना सुनी थी ना देखी थी, जो आज मुझे इस बंदे के मुंह से सुनना पड़ रही थी और मैं अपनी आंखों से इसे बयान करते हुए भी देख रहा था। बहरहाल मैंने उससे सवाल करते हुए पूछा, तो क्या ले गए वो आपको? उसने कहा, पहले सपने की बात तो सुनिए। उस रात मैंने सपना देखा कि एक पूरा शहर, एक पूरा का पूरा शहर, जहां घर ही घर हैं पर घरों की दीवारें नहीं हैं, पेड़ हैं पर पेड़ों की जड़ें नहीं हैं, लोग हैं पर लोगों के चेहरों पर दुखी नहीं है। ऐसी अविश्वसनीय दुनिया को देखकर मेरी नींद जल्दी ही उछट गई। ये सपना बराबर अनेक दिनों तक मेरा पीछा करता रहा और अब मैं इसे पूरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि ये इतना अजीब सपना था कि मेरी नींद उछटकर खुली जाया करती थी। अब आप ही बताइए, अगर घर हो उसकी दीवार ना हो, पेड़ हो उसकी जड़ ही ना हो, इंसान के चेहरों पर कोई गम कोई दुख ही ना हो, तो इंसान जो आम इंसान है इस दुनिया का रहने वाला, उसे तो अजीब लगेगा ही, उसे तो उछट लगेगा ही कि आखिर ये कैसी दुनिया है जहाँ पर किसी को गम ही नहीं है, जहाँ पर किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बहरहाल मैंने उससे कहा कि फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, मैंने फिर उस लोग के लोगों से मिलने का प्रयत्न किया और जब मैं मिला तो वे बोले कि तुम सपना पूरा देख ही नहीं रहे हो। उनमें से 2 लोग थे जो एक नली जैसे अंतरिक्ष यान में बैठकर आए थे और 2 लोग खुद जैसे उभर आए थे। पता नहीं कहां से बाकी वो उभर आते थे और यही देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान भी था। मुझे समझ में नहीं आता था कि वे अवतारी पुरुष थे या फिर मेरा सब ये दिमाग का वहम था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मैं सचमुच पागल हो गया था। उसे गुस्सा आ गया। आप विश्वास करिए पर तिरस्कार ना करिए। मैंने जिद की तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे मुझे अपनी दुनिया दिखाई। मैंने पूछा, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम्हें यहीं पर बैठे बैठे उनकी दुनिया वो दिखा दें? ऐसी दिव्य शक्ति तो किसी के पास हो ही नहीं सकती। वही तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बैठे बैठे मेरी आंखों के सामने एक भरी भरी घाटी दिखाई दी। घाटी में वैसे ही मकान थे बिना दीवार के, वैसे ही लोग थे। वे लोग बहुत सुखी थे। वे एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे और वे सुखी थे। मैंने उनसे प्रार्थना की, अनुरोध किया कि क्या वे ऐसे लोग का एक टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा हमारी धरती को नहीं दे सकते क्या? मैं क्रीमिया जलड मरु मध्य के शहर सिम्फेरोपोल में दोबारा देखने लगा था। क्या इतना ही खूबसूरत इलाका आपने देखा? वह दृश्य दिव्य था, पर मेरे पास तो असंख्य सूचनाएं हैं। उस लोग के आदमियों ने बताया कि बरस 2 बरस में और भी कहर बरसने वाला है। अब मैं क्या कहता, मैं खुद उसके सपने में जैसे शामिल हो गया था। मैं भी देखने लगा कि उस सपनों के देश में लोग सुखी हैं। काश हम वैसा ही कुछ यहाँ ले आते। प्रिय पाठक, अस्त्राखान का आदमी झूठ भी बोल सकता है। हम सब सच की दुनिया से झूठ की दुनिया की तलाश में हैं। कितने बरस बीत गए हैं अस्त्राखान के आदमी को मिले हुए। तब से अब तक मैं लगातार वह सपना देख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ यह जीवन उलट होता है। जो कुछ इस ओर दिखाई दे रहा है वह सपना होता है और जो कुछ उस ओर दिखाई दे रहा है वह सच होता है। मैं फिर किसी दिन बताऊंगा वह कब होगा और कब उस लोग के लोग अपनी धरती का एक टुकड़ा हमें देंगे। कभी कभी मुझे ख्याल आता है, सपने में सही, सपनों में तो वह टुकड़ा हमें हासिल कराया हुआ है। बस अस्त्रखान के वास्तुकार के उस भवन का इंतजार है। सपनों में ही सही कुछ दिन हमारी दुनिया के लोग वहां रह लें।